दोस्तों, आज हम फिर लौटे हैं एक नई कहानी लेकर जिसमें डर है, रहस्य है और रोमांच है। शाम ढल चुकी थी। पहाड़ों से घिरी छोटी सी घाटी में बसे कस्बे रतनपुर में ठंडी हवा पेड़ों के बीच सरसराहट पैदा कर रही थी। यह कस्बा इतना शांत था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ अनजानी घटनाएं होने लगी थी। लोगों के घरों से अचानक सामान गायब हो जाना, बंद कमरों में हवा के झोंके या आधी रात में पुराने खंडर से आने वाली अजीब सी आवाज़ें। कस्बे के बुजुर्ग इन घटनाओं को पुराने महल का श्राप कहते थे, लेकिन युवा ऐसे महत्व वहम मानते थे। फिर भी डर सबके दिल में धीरे धीरे घर कर चुका था। रतनपुर के बीचों बीच खड़ी थी राजगढ़ हवेली, एक प्राचीन इमारत जिसे दशकों पहले राजा हरि सिंह ने बनवाया था। उनके परिवार के खत्म हो जाने के बाद यह हवेली बंद कर दी गई थी। कुछ लोग कहते थे कि राजघराने के खजाने का रहस्य भी उसी हवेली में छिपा है, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कस्बे में रहने वाली 28 वर्षीय अनिका एक पत्रकार थी जो रहस्यमय मामलों की तह तक जाने में विश्वास रखती थी। जब उसने इन घटनाओं की चर्चा सुनी तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तहकीकात शुरू करने का निश्चय किया। अनिका के साथ साथ उसका बचपन का दोस्त विक्रम भी था, जो फिलहाल एक वकील था, लेकिन तर्क और सबूतों की नज़र से चीज़ों को परखने का शौक रखता था। विक्रम इन रहस्यमय घटनाओं को अंधविश्वास कहकर नज़रअंदाज करता रहा, मगर अनिका के आग्रह पर उसने साथ चलने की हामी भर दी। तीसरा साथी था रणविजय, जो स्थानीय पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। वह भी इन घटनाओं पर नज़र रखे हुए था, क्योंकि कुछ शिकायतें सीधे थाने तक पहुंच चुकी थी। सबसे पहली घटना जो चर्चा में आई वो थी मेहरा परिवार। उनकी 16 साल की बेटी पागी ने आधी रात को अपनी खिड़की के बाहर एक परछाई देखी, जो इंसानी कद की थी मगर चेहरा धुंधला था। उसने बताया कि वो परछाई खिड़की के शीशे पर 2 बार उंगलियों से दस्तक देकर गायब हो गई है। परिवार ने समझा कि शायद चोर होगा, लेकिन घर से कुछ भी चोरी न हुआ। इसके 2 दिन बाद शेखर नाम के दुकानदार ने बताया कि बाजार बंद करने के बाद जब वह अपनी दुकान की तिजोरी लॉक कर रहा था, तभी पीछे से किसी ने उसका नाम धीरे से पुकारा। उसने पलट कर देखा तो दुकान में कोई नहीं था, लेकिन कुछ क्षण बाद दुकान में रखी पुरानी दीवार घड़ी अपने आप बजने लगी, जबकि वह कई सालों से बंद थी। अनिका ने इन घटनाओं की एक फाइल तैयार की और सबसे पहले राजगढ़ हवेली का मुआयना करने का निर्णय लिया। एक ठंडी शाम वह विक्रम और रणविजय के साथ हवेली के बाहर पहुंची। हवेली ऊंचे लोहे के दरवाजों से बंद थी। जंग लगे गेट को खोलने में रणविजय को 3 मिनट लगे। जैसे ही दरवाज़ा चरमराया, अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, मानो हवेली जिंदा हो गई हो। अंदर दाखिल होते ही अंधेरा सब तरफ छाया था। फर्श पर मोटी धूल जमी थी और दीवारों पर काई के निशान बने हुए थे। खिड़कियों के शीशे चटके हुए थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली के कोने में दिया जल रहा था। ताज़ा तेल की गंध के साथ अनिका ठिठक गई। ये दिया किसने जलाया? उसने धीरे से पूछा। रणविजय ने अपने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, मगर वहाँ सिवाय दिए के और कुछ नहीं था। इसी बीच हवेली के अंदर कहीं से हल्की फुसफुसाहट आई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हवा एकदम से थम गई। रणविजय ने तुरंत अपना हथियार संभाला और आगे बढ़ने लगा। फुसफुसाहट कुछ क्षण तक रुक रुक कर सुनाई देती रही, फिर अचानक जैसे किसी ने होठ सिल दिए हो, सन्नाटा छा गया। तभी ठीक उनके सामने पहली मंजिल की टूटी बालकनी पर एक सफ़ेद आकृति कुछ क्षण के लिए दिखाई दी। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी खड़ी होने की शैली मानव जैसी थी। अनिका ने तुरंत मोबाइल निकाल कर उसकी ओर लाइट फेंकी, मगर आकृति गायब हो गई। विक्रम ने व्यंग में कहा, हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन उसकी आवाज़ में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। उसी रात तीनों ने हवेली के बेसमेंट की ओर जाने वाले संकरे रास्ते का निरीक्षण शुरू किया। नीचे सीढ़ियाँ टूटी हुई और फिसलन भरी थी। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, एक बासी बदबू हवा में घुलती गई। तो खाना गोलाकार था और दीवारों पर पुरानी अलमारियाँ थी, जिन्हें किसी ने हाल ही में टटोला था। एक कोने में धूल की परत हटाकर किसी ने चिन्ह बनाया था, उंगलियों से खींची गई 3 लकीरें। अनिका ने नोटबुक खोली और सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। तभी अचानक ऊपर से कदमों की आवाज़ आई, जैसे कोई भागते भागते सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो। रणविजय ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा।
लेकिन 3 सीढ़ियाँ चढ़ते ही आवाज़ बंद हो गई। उन्होंने ऊपर जाकर देखा, दरवाज़ा अब खुला नहीं था बल्कि भीतर से बंद था, जबकि उन्होंने उसे छेड़ा ही न था। तीनों कुछ समझ पाते उससे पहले एक जोरदार आवाज़ तहखाने की दूसरी ओर से आई, जैसे किसी ने भारी लकड़ी की अलमारी धकेली हो। अनिका ने पीछे मुड़कर देखा तो धूल के बीचों बीच हल्की रोशनी चमकी और फिर एक आकृति बिजली की तरह फर्श पर सरकती हुई दूसरी तरफ चली गई। और तभी हवा में वही फुसफुसाहट फिर से गूंज उठी, इस बार और साफ, जैसे कोई नाम ले रहा हो। तो दोस्तों, ये डरावनी कहानी कैसी लगी और इसके भाग 2 के लिए इंतज़ार करें। बहुत जल्द ही हम दूसरा भाग लेकर आएंगे। धन्यवाद।